हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल है आपके। आशा करता हूँ हाल चाल बढ़िया ही होंगे। हमने अब तक ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म कर लिया है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, इसलिए हमने नहीं लिया। उसके अलावा सारा चैप्टर कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है। अब हम पहुंच चुके हैं ट्वेल्थ के एक यूनिट पे, जो कि है क्या, जेनेटिक्स, है ना। यहाँ हम क्या क्या पढ़ेंगे भाई साहब? प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी इन इट्स एप्लीकेशन, ठीक है ना। ये चार चैप्टर को मिला के जेनेटिक्स बना हुआ है, और यहां से आप मान के चलिए इस साल 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इस साल? 10 क्वेश्चन आने फिक्स्ड है इन चार चैप्टर से, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं एक साथ पूरे चैप्टर ना रिलीज करते हुए मैं उन्हें टुकड़ों में रिलीज करूंगा, कि आपको समझ में भी आए एंड वीडियो भी छोटा रहे। ये ना कि मैं बनाने जाऊं और वीडियो 2-2, 2.5, 3-3 घंटे की बन जाए, तो आप देखने में भी आपको तकलीफ होगी। इसलिए क्या करूंगा मैं, ये वाले चैप्टर का 2 पार्ट में रिलीज होगा, मॉलिकुलर बेसिस का भी 2 पार्ट में, प्रोसेस वाला पार्ट मुझे ऐसा लगता है कि एक में हो जाना चाहिए, और एप्लीकेशन भी एक में हो जाना चाहिए। मतलब कि 5 से 6 लेक्चर में मैं खत्म कर दूंगा, और आप सोचिए वहां से आपके 10 क्वेश्चन आने तय है, ठीक है। अगर आप लोगों को ह्यूमन फिजियोलॉजी का पीवाईक्यू चाहिए, पीवाईक्यू सीरीज भी मैं अगर करवा दूं, तो आप नीचे ना कमेंट में लिख दीजिएगा पीवाईक्यू फॉर ह्यूमन फिजियोलॉजी। अगर 10 कमेंट भी आ जाते हैं तो मैं पीवाईक्यू सीरीज करवा दूंगा उसकी। मतलब कि मैं 2015 से लेके तो 2025 तक की सारे क्वेश्चन लेके उसका एक एक पॉइंट डिस्कस करते हुए उसको प्रॉपरली कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम जेनेटिक्स पे, ठीक है। अब व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स में देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है डीएनए, है ना। तो डीएनए क्या है? तो डीएनए ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर पूरी आपकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक है। डीएनए एक्चुअल कुंडली है, जो हम कहते हैं ना कि पंडित जी को कुंडली दिखाना है, वो एक्चुअल कुंडली हमारे बॉडी में क्या है? तो डीएनए, ठीक है। अब डीएनए काम कैसे करता है, डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, ये मॉलिक्यूलर बेसिस में हम देखेंगे। लेकिन पता कैसे चला कि यार डीएनए ही ऐसी चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना। डीएनए ही ऐसी चीजों को कैसे पता चला? वही मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के स्टार्टिंग में देखा गया है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं? मेंडलिज्म के बारे में जनरली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मतलब कि ऐसा कुछ तो भी है जिसमें अगर चेंजेस हुआ तो वो आगे जनरेशन में भी ट्रांसफर होता है, ठीक है। देखते हैं व्हाट इज हेरिडिटरी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटरी, ठीक है। जेनेटिक्स हेरिडिटरी एंड वेरिएशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब जेनेटिक्स क्या है भाई साहब? वो पहले के लोगों को भी पता था, नॉलेज ऑफ वेरिएशंस पहले लोगों को पता थी, और उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी उन्हें पता था। आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते थे हम डोमेस्टिकेशन के लिए, साहिवाल काऊ ऑफ पंजाब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साहिवाल काऊ ऑफ पंजाब एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जांपल है। सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन डोमेस्टिकेशन के लिए किसके लिए किया जाता है, तो वो है साहिवाल काऊ ऑफ पंजाब, ठीक है। चलिए अब चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं कि भाई साहब ये क्रोमोसोम क्या है, जीन क्या है, अलील क्या है। बार बार ये आने वाले टर्म्स है, ठीक है। तो व्हाट इज क्रोमोसोम? क्रोमोसोम इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। क्या बोला मैंने? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। आपको पता है ना, जब सेल डिवीजन के टाइम पर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है ना। तो प्रोफेज के टाइम पर पूरे डीएनए को कंडेंस कर दिया जाता है ना। फिर उसके बाद उसका क्रॉसिंग ओवर एंड ऑल होता है, वो हम सेल रेप्लिकेशन वाले चैप्टर में देखेंगे। तो क्या बोला मैंने? क्रोमोसोम इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। एंड व्हाट इज जीन? जीन इज द लोकस, जीन इज द लोकस वेयर स्पेशल इन्फो इज प्रेजेंट, ठीक है। अब जीन क्या है भाई साहब? तो जीन एक ऐसा लोकेशन है जहां पर स्पेशल इंफॉर्मेशन रखी हो। स्पेशल इंफॉर्मेशन मतलब क्या? जैसे भाई साहब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि थायराइड बनाना है, ठीक है। तो थायराइड बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होगी उसका इंफॉर्मेशन कहाँ लिखा होगा? तो क्रोमोसोम पे। क्रोमोसोम के कौन से पार्ट पे? एक लोकस पे, उसे हमने क्या बोल दिया? थायराइड का जीन, ठीक है। वैसे इंसुलिन का जीन प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है ना आपको? तो मैंने क्या बोला? डीएनए पूरा खुला पड़ा हुआ डीएनए, डीएनए को कंडेंस फॉर्म में कर दिया तो वो क्या बन गया? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम की ऐसी लोकेशन जहां पर एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, एक स्पेशल इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, उसे हमने क्या बोल दिया? जीन। एंड अब आया अलील। व्हाट इज अलील? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। आपको पता है ना कि हमारे बॉडी के अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मदर से आया हुआ है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम फादर से आया हुआ है, ठीक है। तो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होगा और उसके अपोजिट जो होगा उसे हमने क्या बोल दिया? अलील। तो अलील भी एक तरीके का जीन है, ठीक है। जीन और अलील सेम चीज है, ठीक है, पर एक दूसरे के अल्टरनेट है। तो हम जीन 1 जीन 2 बोलने की जगह हम क्या बोलते हैं? जीन एंड अलील। अलील इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। इतना समझ में आ गया क्या आपको? मैंने क्या बोला? क्रोमोसोम इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम के ऐसा लोकेशन जहां पर स्पेशल और पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन लिखी हुई, उसे हमने क्या बोल दिया? जीन, ठीक है। और अलील मतलब क्या? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। इतना समझ में आ गया आपको?
भूलोगे नहीं। अब हम आ चुके हैं इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, वो है ग्रिगर जॉन मेंडल के एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहीं से शुरुआत हुई, यहीं से पता चलना शुरू हुआ कि भाई साहब क्या है ऐसा इस जनरेशन से उस जनरेशन जाता है और क्या चीज एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो पहले के लोगों को या ग्रेजर गेगर जॉन मेंडल को ये नहीं पता था कि भाई साहब यही जीन है जो मैं ढूंढने जा रहा हूं। बस उसने क्या बोला कि फैक्टर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। तो अब ये उस समय के फैक्टर आज के जीन है, मतलब कि मेंडल के फैक्टर आज के जीन है, इतना ध्यान रहेगा अपने को। अब मेंडल क्या करते थे, हु इज ग्रेगर जॉन मेंडल? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट गार्डन पी पे। गार्डन पी का नाम क्या है? पाइसम, पाइसम सटाइवम, ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, भाई साहब ने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, एक बार ये आ चुका है उठ के ऐसी 1956 से तो 1863 एग्जैक्ट उठ के आ चुका है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो अपने को ध्यान रखना है। और इन्होंने कुछ कुछ लॉ ऑफ हेरिटेज बताया। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट टाइम दैट स्टेटिस्टिकली एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक, पहली बार ऐसा हुआ बायोलॉजी के दुनिया में कि मैथमेटिक्स को किसी ने ऐड किया उसमें। ठीक है, मतलब मैथमेटिक्स स्टेटिस्टिकली बनाया और उसको प्रूव करने की कोशिश की उन्होंने। ठीक है, और लार्ज सैंपलिंग साइज, बहुत बड़ा सैंपल साइज था इनका। हिज रिजल्ट पॉइंटेड टू जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, इन्होंने जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस का इनके पॉइंटर्स ने बताया। क्या बोला भाई साहब इन्होंने? इन्होंने बोला कि ऐसा कुछ तो भी है जिसे मैं बोल रहा हूं फैक्टर, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाता है और उसके वजह से ही कोई भी प्लांट लंबा होता है, कोई भी प्लांट छोटा होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इन्होंने कैसे किया होगा? ट्रू ब्रीडिंग लाइन इन्होंने उठाई। अब ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या है उसे हम देखते हैं। उसको सेल्फ पॉलिनेशन किया और उससे एक जनरेशन बना ली। ठीक है, उनको ये पता चल गया कि ये प्योर है। ठीक है, उन्होंने पहले क्या किया, तो ट्रू लाइन को उठाया, मतलब कि प्योर ब्रीड को उठाया। उसके बाद मेंडल ने क्या किया, मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट की वेराइटी उठाई उन्होंने, 14 प्लांट, मतलब कि उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब कॉन्ट्रास्टिंग मतलब क्या? जैसे कि ब्लैक व्हाइट, है ना, ये कॉन्ट्रास्ट है एक दूसरे के उल्टा। धूप छाव, दिन रात, आपस में कॉन्ट्रास्ट है ना। तो एक ही स्ट्रक्चर को पहले पकड़ा, उसका 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ढूंढा और उसके ऊपर स्टडी की। वैसे स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या किया, उसको प्रॉपर स्टेटिस्टिकली फॉर्म में डाला। ठीक है, और उन्होंने उसको ध्यान से नोटिस किया। तो उन्होंने क्या बोला, ऐसा कुछ तो भी है जो इस जनरेशन से उस जनरेशन में जा रहा है और फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में जा रहा है, मतलब कि फादर टू फादर मदर टू चिल्ड्रन ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, इतना समझ में गया कि अपने को ये सब करके भाई साहब खत्म हो गए। ठीक है, पता ही नहीं चला कि ग्रिगर जॉन मेंडल ने अब तक क्या किया हुआ है। लेकिन 3 लोग अलग अलग जगह पे, कौन से? कॉल कोरेंस, यूगो डिवरीज एंड शेनमार्क, ये 3 लोग अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, इन्होंने कुछ तो भी नोटिस किया और इन तीनों ने मिलकर रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म किया। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तीनों को क्या बोलते हैं? मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, बट क्वेश्चन आया अगर आपको पेपर में कि हु गिव्स मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ऑप्शन में है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आप ग्रेगर जॉन मेंडल मार के मत आ जाना, किन्होंने बताया भाई साहब? इन्होंने, कॉल्सकोरेज, ह्यूगो डिवरीज एंड शर्मा। तो आप कैसे याद रखोगे? CHT, कैसे याद रखोगे? CHT। ठीक है, देखो किन्होंने किन्होंने, कॉलकोरेंस, ह्यूगो डिवरीज एंड शेनमार्क, इन तीनों ने रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म की। ठीक है, अब मेंडल ने ऐसा किया क्या था, मेंडल ने कौन से कैरेक्टर्स उठाए थे, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ फिगर है। ठीक है, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से ये नहीं पूछेगा कि बताओ ये इसका कलर हटा देगा और लेबलिंग हटा, ये नहीं पूछेगा। ध्यान से देखो क्या पूछेगा। भाई बताओ मुझे, फ्लावर के ऊपर कितने कैरेक्टर पकड़े उसने? 2। पॉड के ऊपर कितने पकड़े? 2। सीड के ऊपर कितने पकड़े? 2। और हाइट के ऊपर कितने पकड़े? 8। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देगा वो कि फ्लावर के ऊपर कितने कैरेक्टर्स उठाए। तो कितने कैरेक्टर्स उठाए बताओ? फ्लावर का कलर और फ्लावर का पोजीशन, 2 कैरेक्टर्स उठाए। कितने कैरेक्टर्स उठाए? तो 2 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर उठाए। टोटल कितने कैरेक्टर्स थे? तो 4 कैरेक्टर्स थे। याद रहेगा क्या अपने को? मतलब कि इन्होंने क्या किया, किस पे ध्यान दिया? फ्लावर, पॉड, स्टेम और सीड, इन 4 चीज पे ध्यान दिया। ठीक है, अब स्टेम में उन्होंने क्या देखा, तो एक तो प्लांट लंबा होता था, नहीं तो छोटा होता था, ये 2 चीज उन्होंने नोटिस की। फ्लावर कलर में क्या, वायलेट और ब्लू। और देखो पहले जो लिखा हुआ है, जो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ना, वो सारे के सारे डोमिनेंट है और सेकंड टाइप में सारे के सारे रिसेसिव है। ठीक है, फ्लावर पोजीशन में क्या दिखा, तो एक्सियल पोजीशन, टर्मिनल पोजीशन। पॉड शेप में क्या दिखा, इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड। पॉड कलर में क्या दिखा, ग्रीन एंड येलो। सीड कलर में क्या देखा, सॉरी सीड शेप में क्या देखा, राउंड एंड रिंकल। सीड कलर में क्या देखा, येलो एंड ग्रीन। इतना समझ में आया क्या अपने को? ये 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को उन्होंने पकड़ा और इन सारी चीजों को स्टडी किया।
अब इनकी सबसे अच्छी खास बात क्या थी पता है? ये ना गड़बड़ नहीं करते थे अपने जैसे। वो क्या करेंगे, भाई स्टेम की हाइट देखनी है तो सिर्फ स्टेम की हाइट देखनी है। दूसरे एक्सपेरिमेंट के टाइम पे फ्लावर का कलर ही देखेंगे। थर्ड एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सिर्फ पोजीशन देखेंगे किसकी, फ्लावर की। फोर्थ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सिर्फ पॉट शेप देख, मतलब कि पिन पॉइंट तरीके से उन्होंने देखा। तभी उनको समझ में आया कि हाँ, हर एक चीज फर्स्ट जनरेशन से ऐसा कुछ तो भी है जो सेकंड जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, सेकंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। उन्होंने एक काम किया भाई साहब, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने एक टाइम पे एक कैरेक्टर को पढ़ा तो उसे हमने क्या बोल दिया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। एक टाइम पे उन्होंने दो कैरेक्टर्स को पढ़ा तो उसको हमने क्या बोल दिया, डाई हाइब्रिड क्रॉस। एक टाइम पे तीन कैरेक्टर को पढ़ते अगर तो हम क्या बोलते हैं उसको, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। पर ट्राई हाइब्रिड नाम की कोई चीज नहीं है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोला मैंने, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब मोनो हाइब्रिड क्यों बोला, क्योंकि उसने एक कैरेक्टर एक टाइम पे पढ़ा। जैसे कि स्टेम की हाइट ऊंची होगी या छोटी होगी, ये पढ़ा, उसे हमने क्या बोल दिया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखो बेटा, उन्होंने क्या किया, मैंने आपको पहले बताया ना, पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग पता करी। अब ट्रू ब्रीडिंग कैसे पता करी, अब उन्होंने क्या किया, एक पौधा लिया, पौधे को कंटिन्यूसली सेल्फ करवाते रहे, 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 सेल्फ करवाते, कितने जनरेशन तक, तो 7 जनरेशन तक। कितने जनरेशन, 7 जनरेशन। 7 जनरेशन तक सेल्फिंग करवाने के बाद उनको जब सेवेंथ जनरेशन मतलब टोटल सातों के सातों जनरेशन में वो प्लांट टॉल का टॉल मिला तो उन्होंने क्या बोला कि भाई साहब ये टॉल होमोजाइगस है। ये क्या है, टॉल होमोजाइगस है, मतलब कि ये प्योर है फॉर टॉल। ठीक है। वैसे ही उन्होंने शॉर्ट प्लांट के साथ किया, डॉफ प्लांट के साथ किया, उन्होंने बताया कि ये शॉर्ट होमोजाइगस है। ठीक है। मतलब कि उन्होंने एक पौधा को लिया। ठीक है। अब देखो पाइसम सटाइवम जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर की यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो भाई साहब वो क्या करेगा, अब वो तो खुद ही करके गड़बड़ कर देगा, तो इमेस्कुलेशन करके उसका स्टेमन पार्ट अलग कर दिया। ठीक है। और उसको अच्छे से क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने के बाद सातों जनरेशन में अगर टॉल प्लांट मिला तो उन्हें क्या समझ में आ गया कि ये टॉल प्योर प्लांट है। ठीक है। वैसा ही उन्होंने डॉफ प्लांट के साथ किया। ठीक है। तो उन्होंने प्योर टॉल एंड प्योर डॉफ कर लिया। कितने जनरेशन तक किया था ये ध्यान रखना आपने, 7 जनरेशन तक क्रॉस करने के बाद उनको टॉल प्लांट मिला। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया भाई साहब, टॉल प्लांट भी कर लिया, डॉफ प्लांट भी कर लिया, उसके बाद क्या होगा, मिटा दूं तब तक। ठीक है। इतना ध्यान रहेगा ना अपने को, टॉल प्लांट एंड डॉफ प्लांट। चलो देखते हैं क्या किया उन्होंने। उन्होंने क्या किया, टॉल प्लांट लिया, उसको क्रॉस करवाया डॉफ प्लांट के साथ। ठीक है। समझते हुए चलना, ज्यादा रटने वाली चीज नहीं, समझते हुए चलना। ठीक है। उसके बाद उनको फर्स्ट जनरेशन में क्या मिला, तो पूरे के पूरे प्लांट टॉल मिले। अब ये सर आप कैपिटल टी क्यू लिख रहे हो, स्मॉल टी क्यू लिख रहे हो, समझेगा समझेगा। ठीक है। सेकेंड टाइम उन्होंने क्या किया, इसी F1 जनरेशन को F1 जनरेशन से ही क्रॉस करवा दिया। ठीक है। तो इससे गैमेट बने, इससे क्या गैमेट बना, एक कैपिटल टी बना, एक स्मॉल टी बना। इससे क्या बना, एक कैपिटल टी बना, इससे स्मॉल टी बना। ठीक है। तो अब हमको एक खांचे में डालना पड़ेगा इसको, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है। और ये जो खांचा बनाया ना मैंने, ये दिया था भाई साहब आरसी पुनेट ने। किसने, आरसी पुनेट ने। इसे क्या बोलते हैं, चेकर बोर्ड, आरसी पुनेट स्क्वायर। ठीक है। क्या बोलते हैं, आरसी पुनेट स्क्वायर। किसने दिया, तो आरसी पुनेट ने दिया। ठीक है। चलो, यहाँ क्या बना, कैपिटल टी, यहाँ क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ क्या बना, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है। तो इन्होंने नोटिस किया कि भाई साहब फर्स्ट जनरेशन में जो प्लांट था वो टॉल और ड्वार्फ लिया मैंने। ठीक है। उसको मैंने फ्यूज करवाया, फ्यूज करवाने के बाद जो प्लांट्स मिले वो सारे के सारे टॉल थे। ठीक है। उन सारे के सारे टॉल प्लांट को मैंने क्रॉस करवाया, तो क्या हुआ, 3 टॉल मिले और एक ड्वार्फ मिला। तो उनको लगा कि भाई साहब ये कैसे हो गया कि फर्स्ट जनरेशन में तो पूरे के पूरे टॉल प्लांट मिले थे, वापस से सेकंड जनरेशन में ड्वार्फ प्लांट कहां से आ गया। तब उनको चमका, क्या चमका, कि ऐसे कुछ फैक्टर्स होंगे जो दूसरे फैक्टर को ओवर पावर कर जाते हैं, है ना। जैसे कि आप और आप और बहन भाई झगड़ा कर रहे हैं, आप और बहन झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है। और एकदम से मम्मी आई तो वो आप दोनों को ओवर पावर कर जाती है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि दोनों का गुस्सा खत्म हो गया, दोनों को ओवर पावर कर लिया, मम्मी चली जाएगी तो फिर आप झगड़ना शुरू कर देंगे, है ना। तो उन्होंने क्या देखा यहाँ पे कि ऐसा कुछ फैक्टर्स जो दूसरे फैक्टर को ओवर पावर कर ले रहा है, तो यहां से क्या आया होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है। फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि भाई साहब दोनों की दोनों कैरेक्टर
गमीट बनते टाइम पे सेग्रीगेट हो जाते हैं, इसे हमने क्या बोल दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगर सेग्रीगेशन ना होता तो ड्वार्फ प्लांट वापस F2 जनरेशन में कैसे दिखता अपने को? तो क्या बोला मैंने भाई साहब, F1 जनरेशन में क्या मिला अपने को, पूरे के पूरे प्लांट टॉल मिले। F2 जनरेशन में क्या मिला, तो 3 टॉल मिले, एक ड्वार्फ मिला देखने में, ठीक है देखने में। अब व्हाट इज फिनोटिपिक रेशियो एंड व्हाट इज जीनोटिपिक रेशियो हम देखते हैं। देखो फिनोटिपिक रेशियो क्या है यहाँ पे 3:1, और जीनोटिपिक रेशियो क्या है 1:2:1। अब जीनोटिपिक रेशियो हमें पता कैसे चला होगा, व्हाट इज जीनोटिपिक रेशियो? जीनोटिपिक रेशियो मतलब कि जो मैं लिख रहा हूँ ना बार बार, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखो ये दिखने में ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और ये डॉफ है ना। पर इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर देखोगे आप तो टीटी है, इसका देखोगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब पता कैसे चलेगा भाई कि वो कैपिटल टी वाला है कि स्मॉल टी वाला है? तो उसके लिए हम करते हैं क्या, तो टेस्ट क्रॉस। क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस। एंड व्हाट इज टेस्ट क्रॉस एंड व्हाट इज बैक क्रॉस? बैक क्रॉस का मतलब सीधा सीधा बता रहा है कि F1 जनरेशन को उसी किसी भी पेरेंट्स के साथ, मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल टी को अगर मैं कैपिटल टी के साथ क्रॉस करवा दूं, या फिर मैं कैपिटल टी स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवा दूं, इन दोनों को क्या बोलेंगे हम, बैक क्रॉस। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, बैक क्रॉस, ठीक है। पर ऐसा बैक क्रॉस जो कि रेसेसिव पेरेंट्स के साथ हो, ऐसा बैक क्रॉस जो रेसेसिव पेरेंट के साथ हो, मतलब कि दिस वन इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस, इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। और इस टेस्ट क्रॉस की मदद से, इस टेस्ट क्रॉस की मदद से हम क्या पता कर लेते हैं कि भाई साहब प्लांट की जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसा है। मान लो प्लांट ऐसा है, कैपिटल टी वाला है, उसको मैंने स्मॉल टी वाले से करवाया, क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब कि सारे के सारे प्लांट कैसे बनने वाले हैं, टॉल। अगर मैंने कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस करवाया तो ये क्या गैमेट बनाएगा भाई साहब, एक तो ये कैपिटल टी बनाएगा, एक स्मॉल टी बनाएगा, और ये क्या गैमेट बनाएगा, तो स्मॉल टी गैमेट बनाएगा, ठीक है। तो आपको क्या देखने मिलेगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो आपको ये चमक जाएगा कि भाई साहब प्लांट कैसा वाला टॉल है, क्या वो होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है। समझा गया अपने को मैं क्या बोल रहा हूँ? हमको क्या समझ में आएगा, वो होमोजाइगस टॉल है कि हेट्रोजाइगस टॉल है, उसे पता करने के लिए हमने क्या किया, तो टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। तो हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या याद रखना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो मतलब कि दिखने वाला रेशियो, फिजिकल रेशियो कैसा होता है, तो 3:1। कौन से जनरेशन में, F2 जनरेशन में। जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, तो देखो वहां एक मिला था कैपिटल टी वाला, दो मिले थे कैपिटल टी वाला, स्मॉल टी वाला एक मिला था, मतलब कि 1:2:1। ध्यान रहेगा अपने को, देखो ना याद, यहाँ देखो ध्यान से, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ देखो कैपिटल टी वाला कितना है, कैपिटल टी वाला कितना है, दो, है ना। स्मॉल टी वाला कितना है, एक, ठीक है। कैपिटल टी वाला कितना है, एक, है ना। कैपिटल टी वाला कितना है, एक। कैपिटल टी वाला कितना है, दो। स्मॉल टी वाला कितना है, एक, ठीक है। तो इसे हमने क्या बोल दिया, जीनोटिपिक रेशियो क्या है, तो 1:2:1। ध्यान रहेगा अपने को, ठीक है। और टेस्ट क्रॉस का रेशियो हमेशा क्या होगा, टेस्ट क्रॉस का रेशियो हमेशा क्या होगा, बताओ जल्दी, 1:1, है ना। यहाँ देखो, यहाँ देखो, एक ऐसा टॉल बन रहा है, एक शॉर्ट बन रहा है, मतलब कि 1:1। आप जीनोटिपिक पकड़ो क्या फिनोटिपिक पकड़ो, वो कैसा आने वाला है, 1:1, ठीक है। अपने को इतना ध्यान रहेगा। देखो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इन्होंने बस क्या किया, जो हम डब्बा ऐसे बना रहे हैं ना प्यार से, इनको टेढ़ा कर दिया, पगले जैसी हरकतें करते हैं एनसीईआरटी वाले। आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो कैपिटल टी को, पेन चेंज कर लो। देखो कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाया, तो क्या हुआ, कैपिटल टी सब कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब कि ऑल प्लांट आर टॉल, सारे के सारे प्लांट टॉल है, ठीक है। फिर इस कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ही अगर करवाया हमने क्रॉस, तो गैमेट बने दो तरीके के, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पर काम आया, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो एक प्लांट कौन सा बना, कैपिटल टी वाला। एक प्लांट क्या बना, तो स्मॉल टी वाला। और दो प्लांट कैसे बने, तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 3:1, और जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 1:2:1। ध्यान रहेगा इतना अपने को। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें दो लॉ के बारे में पता चला। पहला लॉ कौन सा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ऐसा फैक्टर या ऐसा जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन F1 जनरेशन, उसे हमने क्या बोल दिया, डोमिनेंट कैरेक्टर, है ना। एंड ऐसा कैरेक्टर जो अपने आप को F1 जनरेशन में नहीं बता पाएगा, उसे हमने क्या बोल दिया, रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है ना।
और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बोलता है कि ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन एलील्स आपस में अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हमें क्या ध्यान रखना है? हमें बस इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में ऑल प्लांट टॉल मिलेंगे, सेकेंड जनरेशन का जीनोटिपिक रेशियो होगा 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशियो होगा 3:1। ठीक है, और यहां से हमें दो लॉ के बारे में पता चला। कौन से दो लॉ? लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इतना चमक गया क्या अपने को? चलो देखते हैं क्या है भाई साहब लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इतनी देर से बोल रहे हो, कुछ तो बता दो भाई, क्या बोलना चाहते हो? ठीक है, अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल प्रपोज टू जनरल रूल। देखो यहाँ लिखा है मेंडल प्रपोज, पर मेंडल ने नहीं डिस्कवर किया था भाई साहब ये। प्रिंसिपल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस या फिर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, क्या बताया उन्होंने? फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ऐसे दो लॉ बताए। कौन से दो लॉ बताए? लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस ऐसा कैरेक्टर या ऐसा फैक्टर जो पेयर में प्रेजेंट होता है, वो अपने आप को इंडिसिमिलर पेयर, वन मेंबर ऑफ पेयर इज डोमिनेंट टू अदर पेयर। ठीक है, मतलब कि एक पेयर अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस कर पाता है, दूसरे को ओवर पावर कर जाता है। वैसे कैरेक्टर को हमने क्या बोल दिया? डोमिनेंट कैरेक्टर। इसे हमने बोल दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब कि जो कैरेक्टर अपने आप को, यहाँ पे वो ये भी लिख लीजिए, दैट कैरेक्टर, दैट कैरेक्टर विच एक्सप्रेस itself in F1 जनरेशन इज नोन एज डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, और रिसेसिव कैरेक्टर क्या होगा? जो दब चुका है। ठीक है, अब आते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे। व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? अलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। ये नहीं होता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में मिल गए, ऐसा नहीं होता है। ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन द फैक्टर्स और अलील, देखो उन्होंने बार बार फैक्टर वर्ड यूज किया, उनको नहीं पता कि उन्हें ये नहीं पता कि जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, सब कुछ नहीं पता। ठीक है, of pair segregate from each other, a commit receive only one of the two factor। ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर। ये नहीं होगा कि कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ चले गए, नहीं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। इसे हमने क्या बोल दिया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, एंड व्हाट इज डोमिनेंस, व्हाट इज रिसेसिव, वही चीज लिखा हुआ है। डोमिनेंस मतलब अ जीन अ एंजाइम टू कॉपी, यहाँ प्रेजेंट होता है नॉर्मल अलील प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम, द मॉडिफाइड अलील रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन। एक तो क्या करेगा? एक तो थोड़ा प्रोडक्शन करेगा, या फिर नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोडक्ट करेगा, या फिर एंजाइम ही नहीं बनाएगा। ऐसे अगर उसने एंजाइम ही ना बनाया और फिनोमिना ही नहीं दिखाया तो उसे हमने क्या बोल दिया? रिसेसिव। ठीक है, ये इंग्लिश में इतना सब लिखा हुआ, वो सब छोड़ो। अगर आपने किसी को ओवर पावर कर लिया, मतलब आपने उसको डोमिनेट कर लिया, तो स्मॉल टी कैपिटल टी से डोमिनेट हो जाता है, इसलिए हमने बोल दिया उसको डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो दब गया उसे हमने क्या बोल दिया? रिसेसिव कैरेक्टर। इतना ध्यान रहेगा अपने को। तो ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज डायहाइब्रिड क्रॉस। अब डायहाइब्रिड क्रॉस में एज अ नेम सजेस्ट दो कैरेक्टर को एक साथ पकड़ा जाएगा। तो इन्होंने दोनों की दोनों चीज सीड के ऊपर पड़ी। अब मैंने क्या बताया था आपको? सीड, सीड के बारे में क्या क्या था बताओ? सीड का कलर था और सीड का शेप था। ठीक है, कलर कौन सा था भाई बताओ? कलर कौन सा था? ग्रीन था, ग्रीन कलर था, और येलो कलर था, है ना? शेप कौन सा था बताओ? राउंड था और रिंकल्ड था, है ना? ये दो कैरेक्टर को पकड़ लिया भाई साहब ने। ठीक है, क्या किया भाई साहब? देखो, एज यूजुअल जैसा उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किया, वही चीज उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस में किया। क्या किया? राउंड सीड को पकड़ा, हम्म, एंड येलो कलर की सीड को लिया, उसे क्रॉस करवाया रिंकल्ड सीड एंड ग्रीन सीड से। ठीक है, क्या किया उन्होंने? राउंड एंड येलो सीड को पकड़ा एंड उसे क्रॉस करवाया रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड से। ठीक है, तो क्या बनेगा भाई साहब? इसका आर वाई एक गमिट बनेगा एंड इसका एक आर वाई गमिट बनेगा। F1 जनरेशन आएगा। F1 जनरेशन में क्या दिखेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये सारे के सारे कैसे दिखेंगे? राउंड एंड येलो, सारे के सारे राउंड एंड येलो कलर के दिखेंगे। अब इसको इन्होंने सेल्फिंग कराई। अब इसको इन्होंने क्या करवाई? सेल्फिंग। ठीक है, अब ये कैसे बना होगा भाई साहब? ऑब्वियस सी बात है ना यार, देखो एकदम चिल्लर चीज है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई थे। ठीक है, अब नंबर ऑफ गमीट फॉर्मेशन के लिए एक फॉर्मूला है, 2 to the power n। क्या है? 2 to the power of n। और ये n क्या है? n इज दी नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पोजीशन। क्या बोल रहा हूं मैं? n इज दी नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पोजीशन। यहाँ कितने हेट्रोजाइगस पोजीशन है? एक, दो, तो ये क्या होगा? 2 to the power 2 कितना होगा? 4। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि ए बी बी सी सी, ठीक है, तो इसके कितने गमीट बनेंगे बताओ?
नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पोजीशन कितना है 1, तो इसके कितने गामेट बनेंगे 2। अगर मैं बोलता हूं ए ए बी बी सी सी, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पोजीशन कितने हैं 3, तो 2 to the power of 3 मतलब कि 8। ठीक है। अगर मैंने बोला ए ए बी बी सी सी, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पोजीशन कितने हैं तो 2, तो कितना होगा 2 to the power 2 मतलब कि 4। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा क्या अपने को, चमक गया अपने को। ठीक है, तो वैसे ही कितना है ये 2 to the power of 2। ठीक है, तो ये क्या क्या बनाएगा ये देखो, नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूं मैं प्रॉपर आपको। देखो, कैपिटल आर था, स्मॉल आर था, कैपिटल वाई था, स्मॉल वाई था। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है बताओ। एक बार कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई चला जाए, एक बार कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई चला जाए। ठीक है, एक बार स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई चला जाए, और एक बार क्या हो स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई चला जाए। यही तो 4 गमिट बन सकते हैं, और कोई पांचवा गमिट तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो वही मैंने ऊपर लिख कर रख दिया। ठीक है, अभी मैंने पुनेट स्क्वायर बना दिया। ठीक है, जितने खांचे उतने पुनेट स्क्वायर, मतलब कि 16 डब्बे बन गए अपने। ये ऊपर वाला हो गया मेल और नीचे वाली हो गई फीमेल। ठीक है, अब क्या बनेगा भाई साहब बताओ, जल्दी जल्दी भरते चले इसको साथ साथ में। कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ऐसे आप पूरा भर लेंगे कि मैं भर दूं फटाफट से। ठीक है, तो ये टेबल भर गया है पूरा। अब ध्यान से देखते चलो, ये पूरी लाइन को देखो, ये कैसी है बताओ। सब अलग अलग है। ये क्या है राउंड येलो, ये क्या है राउंड ग्रीन, ये क्या है रिंकल्ड येलो, ये क्या है रिंकल्ड ग्रीन। चारों अलग अलग तरीके के मिल गए अपने को ये वाली लाइन। ठीक है ना, ध्यान रहेगा। और पेरेंट वाले कितने मिले हैं तो 2, पेरेंट एक ये है और पेरेंट एक ये है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसका फिनोटिपिक रेशियो आता है 9:3:3:1। ठीक है, 9 कैसे दिखेंगे तो राउंड एंड येलो। ठीक है, 3 कैसे दिखेंगे तो राउंड एंड रिंकल्ड, 3 कैसे दिखेंगे तो येलो एंड रिंकल्ड। ठीक है, और एक कैसा दिखेगा तो ग्रीन एंड रिंकल्ड। ठीक है, और ये रेशियो है जीनोटाइपिक रेशियो। अब जीनोटाइपिक रेशियो कैसे याद रखोगे, 1:1, 2:4:2, 1:1। सर इतना बड़ा कैसे याद रखेंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है भाई। सुन, एक बात बता मेरे को कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या था 3:1। ठीक है, यहां पर मैंने 2 कैरेक्टर लिया है ना, तो उसका भी 3:1 कर दे। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3, और 1 1 1। ये हो गया फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, वैसे ही 1:2, 2:1 था, उसी को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1:2, 2:1 से। तो क्या बनेगा 1:2, 2:1 है ना। देखो इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया है ना, सॉरी ये उड़ गया। इस 1 को इस पूरे इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया ये 1:2, 2:1। अब इस 2 को देखो, मल्टीप्लाई किया हमने 2:4:2, इस 2 को पूरे इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और वापस अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं क्या आएगा 1:2:1। क्या रटने वाला है क्या कुछ, बस यही है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस को 2 बार कर दिया तो डाई हाइब्रिड क्रॉस आ गया। ठीक है, तो 3:1 इंटू 3:1 तो क्या आ जाएगा 9:3:3:1। ठीक है, और 1:2:1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1:2:1 से तो क्या आ जाएगा, एक बार 1:2:1, एक बार आ जाएगा 2:4:2, एक बार आ जाएगा 1:2:1। ठीक है, इतना तो इजी है, कुछ भी रटने वाला नहीं है, समझ गया क्या। पर यहां से एक और मजे की चीज समझ में आई उनको, उनको ये समझ में आया कि राउंड और येलो और रिंकल और ग्रीन ऐसा नहीं है कि राउंड, ऐसा नहीं है कि एक का स्ट्रक्चर एक एक कलर पे डिपेंड हो रहा है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि राउंड जो है वो येलो पे डिपेंडेंसी नहीं है, राउंड और रिंकल सीड्स भी मिले हैं। ठीक है, और येलो और रिंकल सीड्स भी मिले हैं, है ना। मतलब कि कलर, मतलब कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से अलग है, इंडिपेंडेंट है, वो अलग अलग तरीके से जा रहा है। जैसे आपकी बंदी इंडिपेंडेंट है ना, वो आपके बिना भी कहीं जा सकती है। तो वैसे ही दोनों चीज इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं है किसी की। तो उसे हमने क्या बोल दिया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसे हमने क्या बोल दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। इतना समझ में आ गया क्या अपने को। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम है,
क्या बोला मैंने, वही जो हमने बनाया है ना, वही चीज को इन्होंने टेढ़ा कर दिया, तो इसे समझने में थोड़ी तकलीफ होती है। वही चीज मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपरली बना के दिखा दिया। ठीक है, इतना समझ में आएगा आप अपने को। तो क्या बोला मैंने कि व्हाट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस, व्हाट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस, दोनों की दोनों एक ही चीज है, बस इतना समझ लो कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस को 2 बार कर दिया तो उसे हमने क्या बोल दिया, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्या है, 3:1, 1:2:1। ठीक है, कौन से 2 लॉ मिले, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इधर आए तो क्या हुआ, 9:3:3:1। ठीक है, 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे क्या मिला अपने को देखने के, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इतना याद रहेगा अपने को। ये जो लॉज है ना, इनके कुछ डेविएशन भी देखे गए। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ये प्रॉपरली रिवाइज करिए और भूलना नहीं है तब तक। ठीक है, मिलते हैं नए नए लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।